हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसमें मैंने एंटी फ्रीज़ के साथ साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आज हम अपना अगला टॉपिक करेंगे जो कि लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का, दैट इज़ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। देखो बेटा, आपने ना कई मॉलिक्यूल्स देखे होंगे जो पानी में डालने पे डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे नमक NaCl होता है, वो पानी में डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब एक NaCl जो है वो दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है। सिमिलरली कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनको अगर हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उनकी एसोसिएशन हो जाती है, 2 या 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिसोसिएट हो जाएं, मतलब जिनके पार्टिकल इंक्रीज़ कर जाएं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पार्टिकल्स जो हैं वो एसोसिएट होके डिक्रीज़ कर जाएं, तो दोनों ही जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं। दैट इज़ समटाइम सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। कई बार जो है सॉल्यूट पानी में जाके डिसोसिएट हो जाता है। जब वो डिसोसिएट हो जाता है तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, NaCl में नमक के पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं। अब अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल इंक्रीज़ करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करेगी, और हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी हो, मॉलिक्यूलर वेट उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, पेन अगेन चलना बंद हो गया है। ठीक है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको रिलेशन क्या मिल गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स डिसोसिएशन से जो है मॉलिक्यूलर वेट तो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ करेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ पार्टिकल, तो मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज़ करेगा। ऑल्सो कहता है जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, इनके केस में डिसोसिएशन नहीं होती, इनके केस में एसोसिएशन होती है। तो इनके केस में अगर एसोसिएशन होगी, मतलब 2 या 3 पार्टिकल आपस में जुड़ गए, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिक्रीज़ कर जाएंगे, क्योंकि 2 या 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिक्रीज़ करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल एसोसिएशन के केस में डिक्रीज़ करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज़ होगी और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो कई बार तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन डिसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वुड इंक्रीज़ और डिक्रीज़, या मॉलिक्यूलर वेट विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़, या वाइस वर्सा एसोसिएशन के केस में पूछ लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इज़ 60 एंड 122, कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होना चाहिए, बेंजोइक एसिड का 122 होना चाहिए। लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट डबल आता है। एसिटिक एसिड का 60 आने की बजाय 120 आता है, और बेंजोइक एसिड का 122 आने की बजाय 244 आता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपने इसका रीज़न लिखना है कि क्योंकि एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उनके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आना चाहिए था उसका डबल आता है 120, और जिसका 122 आना चाहिए था उसका डबल आता है 244, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उनके आपस में एसोसिएशन हो जाती है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अब लिक्विड में एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, वो उसमें तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो जब इस एसिटिक एसिड के सामने एक दूसरा एसिटिक एसिड, देखो इसका भी फॉर्मूला ये है CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, तो ये भी एसिटिक एसिड, ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा। अब एक लिक्विड में तो बहुत सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल होंगे, जब ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, इसका ऑक्सीजन
इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो इस तरह से इनमें क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। सिंगल मॉलिक्यूल का वेट तो 60 आना चाहिए था, अब क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और इनमें एसोसिएशन हो गई, अब 60 इसका 60 इसका, टोटल वेट आएगा 120। सिमिलरली दिस इज बेंजोइक एसिड C6H5C डबल बॉन्ड OH, ये इसके सामने एक और दूसरा बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल आ जाता है, दैट इज C6H5C डबल बॉन्ड OOH। इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल ये आपस में जुड़ जाते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है बेटा, और जैसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है तो इसके सिंगल मॉलिक्यूल का वेट था 122 और इसमें एक और ऐड हो गया तो 122 + 122 इट कम्स आउट टू बी 244। सो ड्यू टू एसोसिएशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मॉलिकुलर वेट बिकम्स डबल। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में जब आपने मॉलिकुलर वेट निकालना होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एसोसिएशन है या डिसोसिएशन, तो आपका तो फिर मॉलिकुलर वेट का आंसर गलत आएगा। तो उस आंसर को सही करने के लिए एक साइंटिस्ट आया वेंट हॉफ, उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, जिसकी वजह से अगर मॉलिक्यूल में एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो तो मॉलिकुलर वेट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो उसने वेंट हॉफ फैक्टर दिया, वेंट हॉफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला था रेशो ऑफ एक्चुअल मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट। और आपको पता है कि मॉलिकुलर वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के उल्टा होता है, तो रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपकी मर्जी है, चाहे मॉलिकुलर वेट से निकाल लो चाहे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आई की वैल्यू निकाल लो। तो 3 फॉर्मूला है वेंट हॉफ फैक्टर को निकालने के लिए कि अगर मॉलिकुलर वेट में निकालना है तो एक्चुअल मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म पे निकालना है तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में निकालना है वेंट हॉफ फैक्टर तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। ठीक है, तो वेंट हॉफ फैक्टर इट इज़ अ रेशियो ऑफ एक्चुअल मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट टू एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर मास, और इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इट इज़ द रेशियो ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट टू द पार्टिकल्स टेकन। अब देखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम मार्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिसोसिएशन के लिए वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। मैंने आपको बताया कि डिसोसिएशन में जो है पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं, अगर पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं तो आई की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन 1। आइडियल सॉल्यूशन अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रही तो आई की वैल्यू होती है 1 फॉर आइडियल सॉल्यूशन, मतलब फॉर नो डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन, ना एसोसिएशन हो रही है ना डिसोसिएशन तो आई की वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर डिसोसिएशन हो जाए तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, और अगर एसोसिएशन हो जाए तो आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ मार्क इट, ये पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब आपने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे वो सारे फॉर्मूलाज में आपने ऐड कर देना है वेंट हॉफ फैक्टर, क्योंकि अदरवाइज़ आपका फिर न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। क्योंकि अब अगर आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट, अगर आप वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो देखो आपने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी PA0 - PA/PA0 इज इक्वल टू XB। तो इसमें आप आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दोगे, PA0 - PA/PA0 इज इक्वल टू IXB। ओके, तो ये फॉर्मूला ठीक हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था रिलेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो फॉर्मूला था डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, तो उसके आगे आई लगा दिया, डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM, आई इज वेंट हॉफ फैक्टर। सिमिलरली आपने तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, तो उसकी जगह हमने लगा दिया IKFM, वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। और द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू CRT, तो उसके आगे हमने वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया P इज इक्वल टू ICRT। तो इस तरह से बेटा आपका चारों फॉर्मूले जो हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वो मॉडिफाई हो जाएंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग वेंट हॉफ फैक्टर। ओके, अब आगे मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम बॉइल, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं कि आपको 4 चीज़ें दे देते हैं और बोलते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मैक्सिमम पूछी है और आपको चीज़ें दे रखी हैं 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोलर सोडियम फॉस्फेट।
तो देखो बेटा सबकी मोलैरिटी बराबर है। अगर सबकी मोलैरिटी बराबर है तो सिर्फ हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन कितने पार्टिकल्स देता है, क्योंकि मोलैरिटी तो सबकी बराबर है। तो सिर्फ इनका आई ही डिफरेंट होगा, आई ही डिफरेंट होगा, बाकी एम 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 तो सब में सेम ही है, सबकी मोलैरिटी बराबर ही है। तो अब देखो आपको यूरिया जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, वो डिसोसिएट नहीं होता, तो इसका तो I = 1 ही आएगा। कितने पार्टिकल्स होंगे इसके? एक, क्योंकि डिसोसिएट नहीं होगा। अब बेटा इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स I या N आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा Na पॉजिटिव, एक हो जाएगा Cl नेगेटिव, तो इसके N आ जाएंगे 2। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ जाएंगे? एक हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे 3। ठीक है। सिमिलरली सोडियम फॉस्फेट के 3 सोडियम आ जाएंगे, 3 सोडियम पॉजिटिव प्लस फॉस्फेट 3 नेगेटिव, तो 3 सोडियम और 1 फॉस्फेट, तो इसके पार्टिकल आ जाएंगे 4। तो एज यू कैन सी यूरिया का नंबर ऑफ पार्टिकल 1 आया, सोडियम क्लोराइड के 2 आए, कैल्शियम क्लोराइड के 3 आए और सोडियम फॉस्फेट के 4 आए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल किसके आए हैं? आपके सोडियम फॉस्फेट के। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल सोडियम फॉस्फेट के आए हैं। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल सोडियम फॉस्फेट के आए हैं तो इसकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी मतलब इसका डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, इंक्रीज़ इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, इंक्रीज़ इन ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा और डिक्रीज़ इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। मतलब कि जो डिक्रीज़ वाली प्रॉपर्टी हैं वो भी सबसे ज़्यादा होंगी और जो इंक्रीज़ वाली प्रॉपर्टी हैं वो भी सबसे ज़्यादा होंगी। तो आपको पता है 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ शो करता है, और फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर डिक्रीज़ शो करता है। तो इस जो सोडियम फॉस्फेट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर तो मैक्सिमम होगा क्योंकि वो इंक्रीज़ में है, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन इनका वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो डिक्रीज़ मतलब नेगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर भी इसमें मैक्सिमम होगा। तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ तो हाईएस्ट होंगी पर 2 की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। अब जिसकी सबसे कम वैल्यू है जैसे कि यूरिया, अब यूरिया की सबसे कम वैल्यू है तो इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी सबसे कम डिक्रीज़ होगा और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा, सबसे कम डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट यूरिया का मैक्सिमम जिसके सबसे कम पार्टिकल हैं, और बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर सोडियम फॉस्फेट का मैक्सिमम जिसके सबसे ज़्यादा पार्टिकल हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।